नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त नसीब लाल आदर्श आपको अपने YouTube चैनल आदर्श रोड सक्सेस की पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं 2025 मैट्रिक बोर्ड परीक्षा को ध्यान में रखते हुए महत्वपूर्ण 50 प्रश्नों का एक सीरीज लेकर आ रहा हूं, हर एक विषयों का, हर एक चैप्टर से। और आप इस सीरीज के माध्यम से ये पता कर सकते हैं कि आपकी तैयारी कैसी है और किस विषय का कौन सा चैप्टर आप लोग का वीक है, जिसको आप अभी से भी ध्यान देकर सुधार सकते हैं। बच्चों, अगर इन 50 प्रश्नों में यदि आप 40 का भी जवाब दे पाते हैं तो मैं समझूंगा कि आपकी तैयारी बहुत अच्छी है, आप 80+ नंबर लाने में सक्षम हैं। यदि बच्चों अगर किसी भी सब्जेक्ट का कोई भी चैप्टर जो आप 50 में 40 भी नहीं कर पा रहे हैं, अगर कम आ रहा है, तो आपको उसमें और बेहतर करने की जरूरत है, जिसके लिए मैं आपको बेहतर वीडियो बना कर दूंगा उस चैप्टर का, यदि आप लोग का रिकमेंड हुआ, आप लोग चाहें। और यदि यह सेशन बच्चों अच्छा लगे और लगे कि आपको इससे कुछ बेनिफिट होने वाला है, तो मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के बीच में, जिससे आपके दोस्त के भी बेहतर नंबर आ सके, आपके भाई बहनों का भी अच्छे नंबर आ सकें। तो दोस्तों, शुरू करते हैं। आज का विषय है भौतिक शास्त्र और भौतिक शास्त्र का प्रथम चैप्टर है प्रकाश का प्रवर्तन। उसी से मैं 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चन का एक सीरीज बनाया हूं। तो आज शुरू होता है प्रथम क्वेश्चन, आपका स्क्रीन पे दिख रहा होगा। तो विद्यार्थी, आप लोग इसे ध्यान से देखें और इसे मेरे साथ करें और अंत में ईमानदारी पूर्वक ये बताएं कि आपने कितना क्वेश्चन अपने से सही किया था, जिससे मैं ये पता कर सकूं कि आपकी तैयारी कैसी है और आप खुद भी तैयारी करें और आप ये पता कर सके कि कौन सा चैप्टर, कौन सा सब्जेक्ट का आपका कमजोर है या बेहतर है। और जो बेहतर नहीं है बच्चों, से अभी भी बेहतर किया जा सकता है, इसकी गारंटी मैं देता हूं। और चलिए प्रथम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य नहीं है, मतलब गलत है। जो गलत है वही आंसर होगा। तो जो सत्य है उसको अलग करते हैं और जो असत्य है उसको अलग करते हैं। पहला है ऑप्शन, प्रकाश ऊर्जा का एक रूप है। बच्चों, आपने पढ़ा होगा कि हाँ, प्रकाश ऊर्जा का रूप है, प्रकाश के गुण में ये पढ़ाया गया होगा। प्रकाश सरल रेखा पे चलता प्रतीत होता है, यह भी सत्य है। समतल दर्पण प्रकाश का अच्छा अवशोषक होता है, ये नहीं पढ़ाया गया होगा। आभासी प्रतिबिंब है बच्चों, यहाँ पे पार्थिव लिखा गया है, यह टाइपिंग मिस्टेक है। आभासी प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता, यह भी सही है। यानी कि इस क्वेश्चन के अनुसार मेरा आंसर जो है वो ग हो जाएगा। तो विद्यार्थी, नेक्स्ट क्वेश्चन अब देखते हैं। आगे मेरा क्वेश्चन क्या है देखते हैं। ऐसे पदार्थ जिनसे होकर आपतित प्रकाश का एक छोटा सा भाग ही पार कर पाता है कहे जाते हैं। विद्यार्थी, आप इसे जानते होंगे, जिससे प्रकाश आसानी से आर पार हो जाए वह पारदर्शी होता है। वैसे वस्तु जिससे प्रकाश आसानी से पार ना कर सके वह अपारदर्शी होता है, और जिससे कुछ भाग पार करे और कुछ ना पार करे पारभासी होता है। तो मेरा आंसर होगा पारभासी। यहाँ बटर पेपर भी लिखा है बच्चों, हम लोग को यहाँ पे पारभासी आंसर लगाना है। नेक्स्ट, पारभासी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपतन कोण होता है, आपतन कोण, परावर्तन कोण, यही मेन है हम लोगों का। आपतन कोण और परावर्तन कोण, ये तो हम लोग प्रकाश के परावर्तन में पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे। आपतन कोण, यह कोई वस्तु है जिसपे प्रकाश की किरण यदि यह आपतित हो रही है तो ये है आपतन बिंदु, ये है अभिलंब, और इससे इधर जो प्रकाश टकरा कर लौटेगी परावर्तित किरण। आपतित किरण तथा अभिलंब के बीच का कोण आपतन कोण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब के बीच का परावर्तन कोण, जिसको R कहते हैं, इसको I कहते हैं। तो यही पूछ रहा, आपतन कोण होता है आपतित किरण और दर्पण की सतह के बीच का कोण, नहीं। अपरावर्तित किरण और दर्पण की सतह के बीच का कोण, ये भी नहीं। आपतित किरण और आपतन बिंदु पर खींचे गए अभिलंब के बीच का कोण, अभी जस्ट बोला था आपतित किरण और अभिलंब के बीच का कोण।
तो आपतित किरण और आपतन बिंदु पर खींचे गए अभिलंब के बीच का कोण, आंसर मेरा यही सही है बच्चों। यहाँ पे ग होना चाहिए था, गलती से 4 लिखा हुआ है। परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर खींचे गए अभिलंब के बीच का कोण परावर्तन कोण होगा, ना कि आपतन कोण। हमसे आपतन पूछा था, आंसर मेरा ग होगा। तो नेक्स्ट बढ़ते हैं, आगे का क्वेश्चन देखते हैं। एक प्रकाश किरण एक समतल दर्पण पर लंबवत आपतित होती है, परावर्तन कोण का मान बताना है। एक प्रकाश का किरण, देखो आपतन और परावर्तन कोण जो होता है दोनों आपस में बराबर होता है। ये परावर्तन के नियम में बच्चों आप लोग पढ़ रखे होंगे, यदि नहीं पढ़े तो मैं अभी जस्ट बता देता हूं। परावर्तन के 2 नियम होते हैं, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा विलंब एक ही बिंदु एक ही समतल में होता है और आपतन कोण के बराबर परावर्तन कोण होता है। तो यहाँ पे बोल रहा है कि जो आप प्रकाश की किरण है वो समतल दर्पण पर लंबवत आपतित हो रहा है, मतलब ऐसे किरण गिर रहा है, तो अभिलंब के साथ ये 0 डिग्री का कोण बना रहा है। तो आपतन कोण 0 डिग्री, तो परावर्तन का कोण भी इसी पे लौटेगा, यानी 0 डिग्री होगा। आंसर का होगा 0 डिग्री लिखना था, वो लिखने में थोड़ी मिस्टेक है बच्चों। ये 45 डिग्री लिखा हुआ है, 90 डिग्री और ये 135 डिग्री लिखा हुआ है। चलिए नेक्स्ट है बच्चों, 2 समांतर समतल दर्पणों के बीच रखी गई वस्तुओं को सिद्धांततः कितने प्रतिबिंब बन सकता है? इसका आंसर अनंत होगा बच्चों। इसका एक फार्मूला होता है, मैं अभी जस्ट इसको नहीं बता पाऊंगा क्योंकि बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बस अनंत याद रख लीजिएगा। 2 समतल पैरेलल अगर रखा हुआ है तो इसके बीच में 0 डिग्री का कोण बनता है। ऐसे नियम होता है n बराबर थीटा बटा 360 डिग्री। अगर उसके हिसाब से देखा जाए तो अगर 0 डिग्री है, 0 में 360 से भागा देंगे तो इनफिनाइट आएगा और अर्थात अनंत आएगा। तो आंसर मेरा घ हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट है, प्रकाश की एक किरण एक समतल दर्पण पर लंबवत आपतित होती है, तो दर्पण द्वारा किरण के पथ में उत्पन्न विचलन का मान क्या होगा? प्रकाश की एक किरण एक समतल दर्पण पर लंबवत आपतित होती है, तो दर्पण द्वारा किरण के पथ में उत्पन्न विचलन का मान क्या होगा? यहाँ देखिए विचलन पूछा है, मतलब हमसे पूछ रहा है परावर्तन का कोण, आपतन कोण। प्रकाश की किरण एक समतल दर्पण पर लंबवत, जो अभी जस्ट क्वेश्चन देखे थे सेम है बच्चों, वही होगा 0 डिग्री। प्रकाश का किरण एक समतल दर्पण पर लंबवत आपतित होगा, तो दर्पण द्वारा किरण के पथ पर विचलन, यहाँ सॉरी बच्चों, कोण जो 0 डिग्री बनेगा, लेकिन इसे पूछ रहा है विचलन, तो विचलन इसमें होगा ही नहीं। इसमें विचलन नहीं होगा तो इनमें से कोई नहीं लिख सकते हैं। अगर डिग्री की बात करेगा तो 0 डिग्री होगा, अगर कोण की बात करेगा। नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग, यदि आप एक स्थिर समतल दर्पण की ओर 4 मीटर पर सेकेंड की चाल से चल रहे हैं तो आपका प्रतिबिंब आपकी ओर कितने चाल से चलेगा? प्रतिबिंब जो है समतल दर्पण के सामने रखे प्रतिबिंब को यदि u वेग से विस्थापित किया जाता है तो प्रतिबिंब में 2u वेग से परिवर्तन आता है। अतः इसके अनुसार 2u मतलब दुगना हो जाएगा, 4 का क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा। 8 मीटर पर सेकेंड आंसर हो जाएगी। नेक्स्ट देखते हैं बच्चों, किसी समतल दर्पण की फोकस दूरी का मान होता है। अगला क्वेश्चन है, किसी समतल दर्पण की फोकस दूरी का मान क्या होता है? समतल दर्पण वास्तव में बच्चों सीधा होता है, इसमें कोई कर्वनेश नहीं होती है, कोई वक्रता नहीं होती है, अतः इसका फोकस भी अनंत पर होगी। कहां होगा कोई पता नहीं, अतः अनंत मानते हैं इसको, अतः इसका आंसर हो जाएगा ग। नेक्स्ट देखते हैं बच्चों हम लोग, ग हो जाएगा इसका आंसर। और नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है? मतलब इसमें एक ऐसा पोस्ट लिखा हुआ है पैराग्राफ जो गलत है, उसको निकालना होता है, बाकी सत्य है। तो देखते हैं कौन कौन सत्य और कौन कौन असत्य है। पहले ये, जब कोई किरण गोलीय दर्पण के फोकस की दिशा में आपतित होती है तब वह परिवर्तन के बाद दर्पण के मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाती है। एकदम राइट है बच्चों, पढ़े होंगे आप लोग कि अवतल दर्पण जो है या कोई भी दर्पण गोलीय दर्पण जो है उसके फोकस के दिशा में आपतित किरण परावर्तन के बाद समानांतर हो जाती है। जो किरण गोलीय दर्पण के वक्रता केंद्र की दिशा में दर्पण पर पड़ती है वह परावर्तन के बाद उसी पथ पर लौट जाती है, यह भी बात सही है। और अवतल दर्पण द्वारा वस्तु को केवल वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त होता है, यही तो गलत है।
उत्तल दर्पण द्वारा वस्तु का केवल आभासी प्रतिबिंब बनता है, यह भी सही है, क्योंकि उत्तल दर्पण द्वारा केवल आभासी प्रतिबिंब बनता है। आंसर मेरा जो है ग होगा, क्योंकि हमें असत्य कथन को खोजना था। किसी गोलीय दर्पण जब आपतित किरण उसके वक्रता केंद्र से होकर गुजरती है तब परावर्तित किरण, किसी गोलीय दर्पण पर जब आपतित किरण उसके वक्रता केंद्र से होकर गुजरती है तब परावर्तित किरण। सेम क्वेश्चन है बच्चों, अभी जस्ट इसी प्रकार का क्वेश्चन था। अगर वक्रता केंद्र की दिशा में आपतित हो रहा है कोई किरण तो वह उसी रास्ते पे वापस लौटेगा, क्योंकि यह अभिलंब का कार्य करता है, तो उसी दिशा में यह वापस लौट जाएगी। देख लेते हैं, दर्पण के ध्रुव से होकर गुजरेगी, ये बात सही है। पूर्व पथ पर लौट जाएगी, अरे बच्चों ये भी सही है। दर्पण के फोकस से होकर गुजरेगी, यह गलत है। मुख्य अक्ष के समानांतर होगी, ये भी गलत है। पूर्व पथ पर लौटने का मतलब है उसी रास्ते पे वापस लौटेगी, ये बात भी सही है। और दर्पण के ध्रुव से होकर गुजरेगी, ये गलत है। सॉरी बच्चों, ध्रुव नहीं, केंद्र से होकर गुजरेगी। केंद्र रहता तो ये सही होता, यानी आंसर जो है मेरा यहाँ पे उल्टा पुल्टा हो गया बच्चों। ये का अगर है तो ये खा होगा, ये खा होगा, और इस हिसाब से आंसर जो है मेरा खा आएगा। क्या आएगा बच्चों? खा आएगा। पूर्व पथ पर लौट जाएगी, ये आंसर सही है। नेक्स्ट देख लेते हैं, निम्नलिखित में कौन सा कथन गलत है? निम्नलिखित में कौन सा कथन गलत है? ये भी उसी प्रकार से हम लोग को देखना होगा कि कौन कथन गलत है। तो इसमें 3 सही होगा, 1 गलत होगा। वास्तविक प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा हमेशा उल्टा बनता है। वास्तविक प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा हमेशा उल्टा बनता है, एकदम सत्य है। वास्तविक प्रतिबिंब है बच्चों हमेशा जो है, वास्तविक प्रतिबिंब जो है हमेशा क्या बनता है? वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा बनता है। आभासी प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है, आभासी प्रतिबिंब को पर्दे पे प्राप्त नहीं किया जा सकता है। इसी सेशन में हम लोग देख चुके हैं। वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है, ये सत्य है। आभासी प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा हमेशा सीधा होता है, ये भी सत्य है, ये भी सत्य है। तो ये असत्य है, यानी हमको चुनना था गलत कथन, मतलब असत्य चुनना था, इसलिए आंसर हो जाएगा खा। ये आंसर हो जाएगा खा, खा हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, निम्नलिखित में किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का आभासी प्रतिबिंब मिल सकता है? विद्यार्थी कैसा लग रहा है आप लोगों को? बेहतर हो रहा है ना? निम्नलिखित में किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का आभासी प्रतिबिंब मिल सकता है? समतल दर्पण द्वारा, अवतल दर्पण द्वारा, उत्तल दर्पण द्वारा, या इनमें से तीनों दर्पण द्वारा? आभासी प्रतिबिंब जो है सभी प्रकार के दर्पण बनाते हैं, इसलिए आंसर मेरा जो है वो हो जाएगा घा। क्या हो जाएगा बच्चों? घ हो जाएगा। निम्नलिखित में किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का आभासी पूछ रहा है? समतल दर्पण भी आभासी प्रतिबिंब बनाता है, अवतल भी बनाता है, उत्तल भी बनाता है, इसलिए आंसर होगा घ। इनमें से इन तीनों दर्पण द्वारा हो जाएगा। नंबर है, गोलीय दर्पण के ध्रुव से वक्रता केंद्र की दूरी को कहते हैं। गोलीय दर्पण के ध्रुव से वक्रता केंद्र तक की दूरी को वक्रता त्रिज्या आर कहा जाता है। आप लोग पढ़ रखे होंगे। कैसा जवाब जा रहा है आप लोग का? आंसर कितना सही जा रहा है? फोकस दूरी, वक्रता त्रिज्या, वक्रता व्यास नहीं होता, वक्रता त्रिज्या आर होती है। एफ जो है बच्चों आप लोगों को फोकस दूरी होती है, फोकस तक की दूरी, फोकस दूरी एफ जो है वह फोकस तक की दूरी होगी। यहां हमसे पूछा था वक्रता केंद्र की दूरी, इसलिए वक्रता त्रिज्या होगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, एक गोलीय दर्पण की फोकस दूरी 12.5 सेंटीमीटर, 12.5 सेंटीमीटर है, उसकी वक्रता त्रिज्या क्या होगी? बच्चों जानते हैं आप लोग, एक बराबर होता है, एक बराबर r/2 होता है, या r बराबर 2f होता है ना? फोकस दूरी की दुगनी होती है वक्रता त्रिज्या, तो दुगना कर दीजिए इसको, यानी 25 सेंटीमीटर हो जाएगा, है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं बच्चों, यदि किसी अवतल दर्पण के ध्रुव से उसके फोकस दूरी 25 सेंटीमीटर हो तो फोकस से वक्रता केंद्र की दूरी क्या होगा? यदि किसी अवतल दर्पण के ध्रुव से उसके फोकस दूरी, यानी फोकस दूरी दिया हुआ है f बराबर 25 सेंटीमीटर दिया हुआ है, हमसे वक्रता त्रिज्या, वक्रता केंद्र की दूरी यानी वक्रता त्रिज्या r पूछ रही है, यानी दुगना यानी 50 सेंटीमीटर। आंसर ये हो जाएगा बच्चों। नेक्स्ट
देखते हैं हम लोग निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है। निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है, गौर करिए, देखिए जवाब दीजिए। गोलीय दर्पण के मध्य बिंदु को वक्रता केंद्र कहते हैं। कह रहा है सत्य चुनना है, यानी कि इसमें बाकी सब असत्य होगा, ये वो सही होगा। तो गोलीय दर्पण के मध्य बिंदु को वक्रता केंद्र कहते हैं, यह गलत है। गोलीय दर्पण के मध्य बिंदु को क्या कहा जाता है बच्चों, जवाब दीजिए आप लोग। इसको कहते हैं पी, ध्रुव कहते हैं। वास्तविक प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा हमेशा सीधा होता है। वास्तविक प्रतिबिंब उल्टा होता है, अभी तो बताया था, ये गलत है बच्चों। तो गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या r उसकी फोकस दूरी की आधी होती है, यह भी गलत है। वक्रता त्रिज्या r दुगना होता है फोकस दूरी की, आधी नहीं होती, ये भी गलत है। आवर्धन का ऋणात्मक मान बताता है कि प्रतिबिंब वास्तविक है, यह सही है। यानी हमारा आंसर, हमको सत्य चुनना था, सत्य है घ, यानी आंसर हो जाएगा घ। तो चलिए नेक्स्ट आते हैं हम लोग, देखते हैं निम्नलिखित में किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त किया जा सकता है। बताइए, निम्नलिखित में किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त किया जा सकता है। केवल वास्तविक एक ही ऐसा दर्पण है बच्चों जो देता है, वो है अवतल दर्पण। बाकी समतल दर्पण और उत्तल दर्पण दोनों द्वारा आभासी प्रतिबिंब बनता है। आभासी प्रतिबिंब इसके द्वारा भी बनता है, लेकिन हमें पूछ रहा है ये वास्तविक और आभासी दोनों बनाता है, लेकिन हमसे पूछा है द्वारा किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब बनाया जा सकता है, तो है अवतल दर्पण द्वारा। अब चलते हैं नेक्स्ट आगे, 19 नंबर क्वेश्चन नंबर 18 है बच्चों। वस्तु से छोटा और आभासी प्रतिबिंब इनमें किस दर्पण से प्राप्त होता है। वस्तु से छोटा और आभासी प्रतिबिंब लेना है। तो देखिए, समतल दर्पण में जो आभासी प्रतिबिंब बनता है वो प्रतिबिंब के बराबर ही, वस्तु के बराबर ही प्रतिबिंब होता है, लेकिन यहां पूछ रहा है प्रतिबिंब जो है छोटा होना चाहिए वस्तु से, यानी उत्तल दर्पण होगा। क्यों? क्योंकि समतल दर्पण द्वारा भी आभासी बनता है, बराबर बनता है। अवतल दर्पण द्वारा जो आभासी प्रतिबिंब बनता है वो वस्तु से बड़ा बनता है और बराबर भी बनता है, इसमें बराबर केवल बनता है, और उत्तल दर्पण में बराबर और छोटा बनता है। तभी केवल छोटा पूछ रहा था, इसलिए हो जाएगा उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण से बना प्रतिबिंब जो होता है वह आभासी और छोटा होता है। नेक्स्ट, कहां पर स्थित होने से वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र पर बनता है। कहां पर स्थित होने से वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र पर बनता है। आप लोग पढ़ रखे होंगे, वक्रता केंद्र पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर ही बनता है, और आंसर हो जाएगा वक्रता केंद्र पर। अगर इसका चाहते हैं आप लोग तो मैं 1 मिनट में आपको एक चीज पढ़ाता हूं, आपको कहीं का भी प्रतिबिंब पूछेगा आप तुरंत बता दीजिएगा। फोकस पर तो अनंत पर तब फोकस पर, ये दोनों एक दूसरे का उल्टा है बच्चों। अगर वस्तु अनंत पर रखा हुआ है तो फोकस पर बनेगा, फोकस पर रखा हुआ है अनंत पर बनेगा। अगर सी पर रखा हुआ है तो सी पर बनेगा, पी पर रखा हुआ है तो पी पर बनेगा। अब है बीच वाला, अगर अनंत और सी के बीच रखा हुआ है तो प्रतिबिंब बनेगा, प्रतिबिंब जो बनेगा एफ और सी के बीच में बनेगा। और उसी तरह से यदि आप लोग का प्रतिबिंब P और F के बीच में रखा हुआ है, P और F के बीच में रखा हुआ है बच्चों, तो प्रतिबिंब जो है दर्पण के पीछे बनेगा। यही प्रतिबिंब आभासी होता है, दर्पण के पीछे बन जाएगा। देख लीजिएगा इसे आप लोग, ये मैंने बना दिया। अगर अनंत पर है तो F पर बनेगा, F पर है तो अनंत पर बनेगा, C पर है तो C पर बनेगा, P पर है तो P पर बनेगा। अनंत और C के बीच में है तो F और C के बीच में बनेगा। अगर F C के बीच में वस्तु रखा हुआ है तो अनंत और C के बीच में बनेगा। देखो कितना बढ़िया बता दिया बच्चों आप लोग को, सारा को इसी से याद कर सकते हैं। किसी का भी पूछे आप लोग इसके से जवाब दे सकते हैं, एक दूसरे का उल्टा होता है। चलिए नेक्स्ट अब क्वेश्चन कर लेते हैं हम लोग। वस्तु से बड़ा आभासी प्रतिबिंब बनाना है, अभी जस्ट तो बताया था आभासी प्रतिबिंब बड़ा कौन बनाता है, अवतल दर्पण बनाता है। P और F के बीच में रखा हुआ वस्तु, तो आंसर हो जाएगा अवतल दर्पण से। नेक्स्ट देख लेते हैं बच्चों हम लोग, अवतल दर्पण द्वारा किसी वस्तु का बन सकता है, क्या बन सकता है? तो अभी बताया ना, अवतल दर्पण दोनों प्रकार का प्रतिबिंब बना सकता है, आभासी भी और वास्तविक भी। यानी कि आंसर हो जाएगा केवल आभासी केवल वास्तविक, दोनों में से कोई नहीं था।
तो दोनों का क और ख केवल लगने की वजह से ये आंसर ना भी हो सकता है बच्चों। इन दोनों में से कोई नहीं आंसर होना चाहिए था यहाँ, लेकिन आंसर ये दे देता है, बहुत सारा बच्चा लिख देता है, बहुत सारे बुक में भी लिख देगा ये आंसर। दोनों का ख कैसे होगा, केवल लगने है। हाँ, आभासी और वास्तविक दोनों प्रतिबंधता है, इसीलिए इनको आंसर मार देते लोग कि दोनों का एवं खा। केवल आभासी तो हो ही नहीं सकता, आभासी और वास्तविक ऐसे रहता, केवल नहीं लगाया होता तो आंसर ग होता, अन्यथा होना चाहिए इसको दोनों में से कोई नहीं। चलिए ठीक है, देखते हैं इसका का और खा क्यों होगा, जो मैंने बता दिया। अगर केवल लगा हुआ है तो कैसे होगा, ये दोनों प्रतिबंध आता है। एक अवतल दर्पण से वस्तु बिंब की स्थिति ध्रुव और फोकस के बीच हो तो प्राप्त प्रतिबिंब होगा। एक अवतल दर्पण से वस्तु या बिंब जिसको कहते हैं की स्थिति ध्रुव और फोकस के बीच है। अभी जस्ट ट्रिक्स बता दिया है आप लोगों को, आप लोग जवाब दीजिए। ध्रुव और फोकस के बीच, अभी बताया था ना, ध्रुव और फोकस के बीच में है तो कहां बनता है, पीछे बनता है। और आभासी प्रतिबिंब होता है और बड़ा होता है, आभासी और बड़ा प्रतिबिंब होता है दर्पण के पीछे बनता है, आभासी और बड़ा प्रतिबिंब, आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग, एक उत्तल गोलीय दर्पण से, उत्तल गोलीय दर्पण का मतलब है उत्तल दर्पण है, गोलीय दर्पण है, से प्रतिबिंब बनता है। कैसा प्रतिबिंब बनेगा, उत्तल है तो हमेशा आभासी प्रतिबिंब बनता है, मैंने बता दिया है, आकार में छोटा होता है। लेकिन यहाँ छोटा तो कुछ ऐसा लिखा नहीं, आकार में बड़ा बात किया, नहीं होगा, उल्टा नहीं होगा, उल्टा भी नहीं होता, वास्तविक नहीं होगा, आभासी होगा, आंसर हो गया का। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि एक दर्पण से किसी भी दूरी पर रखी एक वस्तु का सीधा प्रतिबिंब ही प्राप्त होता है, दर्पण हो सकता है। केवल सीधा प्रतिबिंब प्राप्त होता है उत्तल दर्पण से और समतल दर्पण से। अवतल दर्पण से आभासी प्रतिबिंब भी बनता है, लेकिन उसमें उल्टा भी बनता है क्योंकि वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। तो आंसर मेरा होगा उत्तल और समतल, उत्तल और समतल। देख लीजिए है क्या है, का लिखा हुआ बच्चों, ये पे ऑप्शन जो है थोड़ा उल्टा पुल्टा हो गया है, जरा देख लीजिएगा। ये है का, ये है का और ये खा है, तो मेरा आंसर इस हिसाब से बच्चों खा होना चाहिए था अगर देखा जाए तो। अगर ऑप्शन को देखकर ध्यान देते हैं तो ग है, इसमें थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है बच्चों, ध्यान दीजिएगा, इसको नेगलेक्ट करिएगा। यदि किसी दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब का आकार जो है, साइज जो है हमेशा वस्तु के आकार के बराबर हो तो दर्पण क्या होगा। मैंने पहले बोला आभासी प्रतिबिंब है हमेशा बराबर बनता है किसमें, समतल दर्पण में। तो देख लीजिए इसमें समतल है क्या है, गा नंबर ऑप्शन हो जाएगा सही। नेक्स्ट देख लेते हैं बच्चों, अवतल दर्पण से बनने वाला वास्तविक प्रतिबिंब तब बड़े आकार के होता है जब वस्तु दर्पण के, हाँ यहाँ पर अवतल दर्पण में जो वास्तविक प्रतिबिंब बनता है वो बड़ा भी बनता है और छोटा भी बनता है। कब बड़ा बनता है, कब छोटा बनता है, जब एक और सी के बीच में या एक पर रहेगा तो बड़ा बनेगा, अगर सी पर है तो बराबर बनेगा, और सी से जैसे ही दूर अनंत के बीच या अनंत पर रहेगा छोटा बनेगा। और सारा का सारा ये वास्तविक प्रतिबिंब को मैंने बताया। तो यहाँ पूछ रहा है अवतल दर्पण से बनने वाला वास्तविक प्रतिबिंब तब बड़े आकार का होता है जब वस्तु दर्पण के कहां रहेगा। तो अभी तो बताया वक्रता केंद्र और एफ के बीच, इसके बीच रहने वाला प्रतिबिंब जो है बड़ा बनेगा। कहां वक्रता केंद्र पर होती है, बराबर बनेगा जब वक्रता केंद्र पर रहेगा। वक्रता केंद्र और फोकस के बीच, ये वक्रता केंद्र और फोकस के बीच, आंसर मेरा खा हो जाएगा बच्चों। आगे बढ़ते हैं मेरे दोस्तों, देखिए मेरे इस सेशन को आप लोग अपनी क्षमता को आंकिए, आगे बढ़िए। इतने कम दिनों में बेहतर किया जा सकता है। हमने कब शुरू किया ये मायने नहीं रखता है, कितने लगन से शुरू किया ये मायने रखता है बच्चों। तो अभी से लग जाइए। अगर लगता है कि कोई चैप्टर आपका कमजोर है, आपसे नहीं हो पा रहा है, अगर दिक्कत लग रही है तो मेरे साथ आइए, मेरे चैनल पे आकर के मुझे कमेंट करके बताइए कि मैं आपके लिए उस चैप्टर को बेहतर अपनी भाषा में आपको अपने ही लैंग्वेज में समझा सकूं। तो विद्यार्थी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और आप लोग इसको सेशन को शेयर कीजिए अपने दोस्तों तक, अपने भाई बंधुओं तक, अपने बहनों तक पहुंचाइए ताकि उनकी भी तैयारी कैसी है पता लग सके। एक अवतल दर्पण के मुख्य अक्ष के लंबवत 1.5 सेंटीमीटर आकार की एक वस्तु रखी है और दर्पण से वस्तु की दूरी दर्पण के वक्रता त्रिज्या के बराबर है, तो प्राप्त प्रतिबिंब का आकार क्या होगा। देखिए ये न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन है, इसका कुछ न्यूमेरिक क्वेश्चन होता है, न्यूमेरिक के आधार पर बनता है। मैं इसको बताता हूं, जरा समझने का प्रयास कीजिएगा। एक अवतल दर्पण के मुख्य अक्ष से लंबवत, मुख्य अक्ष से लंबवत यानी हाइट दिया हुआ है 1.5 सेंटीमीटर आकार है वस्तु का, और
एक वस्तु रखी है, दर्पण से वस्तु की दूरी जो बताया गया है यानी u, दर्पण से वस्तु की दूरी u जो बताया गया है वह दर्पण के वक्रता त्रिज्या के बराबर है, यानी u और r बराबर है। तो प्राप्त प्रतिबिंब का आकार कैसा होगा ये पूछ रहा है, यानी प्रतिबिंब दूरी r के बराबर है, यानी r पर रखा हुआ है। तो मैंने बोला था कि c, r मतलब c पर रखा हुआ है वस्तु, तो c पर रखी हुई वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु के बराबर बनता है, वास्तविक और उल्टा बनता है, यानी कि इसका आंसर 1.5 सेंटीमीटर ही हो जाएगा बच्चों। नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग। एक वास्तविक वस्तु का उत्तल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? एक वास्तविक वस्तु, वास्तविक है वस्तु का उत्तल दर्पण द्वारा बन रहा है प्रतिबिंब। एक वस्तु का उत्तल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब के निम्नलिखित में कौन कथन सत्य है? एक वस्तु का उत्तल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब के लिए कौन सा कथन सत्य है? चलिए, उत्तल दर्पण है, पता है आप लोग को, क्या आभासी प्रतिबिंब बनाएगा, वस्तु के बराबर ही बना सकता है और छोटा ही बना सकता है। तो प्रतिबिंब सीधा बनता है, ये सही होगा। प्रतिबिंब वास्तविक बनता है, ये गलत होगा। प्रतिबिंब वस्तु के अपेक्षा आकार में छोटा बनता है, ये भी सही होगा। प्रतिबिंब दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच बनता है, ये भी सही होगा। यानी आंसर अपना जो है खा हो जाएगा, जो एक सही नहीं है, यही चुनना था, असत्य चुनना था। चलिए नेक्स्ट है, यदि सूर्य प्रकाश किसी अवतल दर्पण के प्रधान अक्ष के समानांतर दर्पण पर आपतित हो रहा है और प्रतिबिंब दर्पण के ध्रुव से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर बन रहा है, तो दर्पण की वक्रता त्रिज्या क्या होगा? देखो विद्यार्थी, 30 सेंटीमीटर की दूरी पर बन रहा है, अनंत से आ रहा है, तो अनंत का से आती हुई अनंत पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब जो है फोकस पर बनता है, यानी इसकी फोकस दूरी 30 सेंटीमीटर है। और पूछ रहा है वक्रता त्रिज्या क्या होगा, यानी r इसका दुगुना होता है, यानी 60 सेंटीमीटर। आंसर क्या हो जाएगा विद्यार्थी, देख लीजिए आप लोग। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी के एक अवतल दर्पण में किसी वस्तु का उसके वास्तविक प्रतिबिंब से न्यूनतम दूरी क्या होगी? 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी की एक अवतल दर्पण में किसी वस्तु का उसके वास्तविक प्रतिबिंब से न्यूनतम दूरी क्या होगी? तो 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी का कोई अवतल दर्पण है, उसमें किसी वस्तु को उसके वास्तविक प्रतिबिंब से न्यूनतम दूरी क्या होगा? तो वास्तविक प्रतिबिंब जो है विद्यार्थी, इसका अगर अनंत पर कोई वस्तु रखा हुआ है तो उसका 1 पर बन सकता है वास्तविक प्रतिबिंब, और इसकी जो है फोकस दूरी कितना है, 20 सेंटीमीटर, तो फोकस पर ही बन सकता है, यानी 0 हो सकता है। कम से कम न्यूनतम दूरी पूछा है, कम से कम दूरी तो 0 ही बनेगा, और यही आंसर है। देख लेते हैं विद्यार्थी, एक वस्तु 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण के सामने 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है, वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनेगा? एक वस्तु है 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण के सामने 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है, वस्तु का प्रतिबिंब क्या होगा? एक वस्तु 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले, यानी f का मान है 15, और के सामने 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा हुआ है, मतलब u बराबर है हमारा 10 सेंटीमीटर। हमको वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा, कहां बनेगा, कैसा बनेगा, ये पूछ रहा है। वास्तविक, छोटा तथा सीधा बनेगा। 15 सेंटीमीटर यानी फोकस और ध्रुव के बीच में रखा हुआ है, तो यह काल्पनिक सीधा वस्तु से बड़ा और पीछे बनेगा, तो वास्तविक तो नहीं बनेगा। ये दोनों तो ऐसे ही वास्तविक लग के ही गलत है। आभासी बड़ा तथा सीधा ये सही है, ये आंसर सही हो जाएगा। हम लोग का यहाँ पे ऑप्शन बच्चों खा दिया हुआ है, अगर इसको देखें तो का खा ग होना चाहिए था, अगर खा भी दिया हुआ है तो आप जो दिख रहे हैं वही आंसर है, ये आंसर सही होगा। नेक्स्ट देख लीजिए ऑप्शन, यदि वस्तु 40 सेंटीमीटर फोकस दूरी के उत्तल दर्पण से 40 सेंटीमीटर दूर स्थित हो तो उसके और उसके प्रतिबिंब के बीच की दूरी क्या होगी? यदि वस्तु 40 सेंटीमीटर फोकस दूरी के उत्तल दर्पण लिया हुआ है, यानी f बराबर जो है हम लोग का 40 सेंटीमीटर होगा, 40 सेंटीमीटर होगा। लेकिन देखो बच्चों, यहाँ पे उत्तल दर्पण की फोकस दूरी प्लस में लिया जाता है, माइनस लिया जाता है, ध्यान रखिएगा, चिन्ह का मैं डायरेक्टली भी बना दे रहा हूँ। और उसके प्रतिबिंब के बीच की दूरी क्या होगी? कह रहा है यदि वस्तु 40 सेंटीमीटर फोकस दूरी को उत्तल दर्पण से 40 सेंटीमीटर दूर स्थित है, यानी यहाँ u भी हम लोग का 40 सेंटीमीटर है। u हमेशा माइनस में ही होता है, ध्यान रखिएगा, u माइनस में होता है, और उसके प्रतिबिंब के बीच की दूरी निकालना है।
तो उसके प्रतिबिंब के बीच की दूरी निकालने के लिए हमको सबसे पहले तो भी निकाल लेना होगा कि प्रतिबिंब के बीच की दूरी, उसके और यानी कि यू और भी के बीच की दूरी निकालना है। लेकिन हम लोग को पहले तो भी पता हो जाए कि कितना दूर है पी से, ये जो भी निकल के आएगा पी से दूर निकल के आएगा, लेकिन हम लोग को इन दोनों के बीच की दूरी निकालना होगा, इसलिए थोड़ा ध्यान दीजिए। v बराबर वही फॉर्मूला 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u लगा लेंगे, u लगा लेंगे, और यहाँ पर 1/v v का मान नहीं पता है, निकालना है, प्लस 1/f f का मान पता है 40 प्लस में था, और यहाँ पर u का मान माइनस में है, इसलिए यहाँ पे डायरेक्टली माइनस में कर दे रहा हूँ, ध्यान रखिएगा, है ना। 1/u, u का मान कितना हो जाएगा माइनस अब तो लेना ही है, माइनस ध्यान दे लिए मैंने, तो यहाँ पे आ जाएगा 1/40। थोड़ा लगता है कुछ गड़बड़ हो रहा है बोर्ड में, 1/ माइनस कितना दे बच्चों 40। चलिए माइनस में इधर आएगा प्लस में हो जाएगा 1/v बराबर डायरेक्टली मैं 1/40 प्लस 1/40 कर लेता हूँ। आप देख सकते हैं 40 एलसीएम लीजिएगा तो 1 + 1 बराबर आ जाएगा 2/40, कटेगा हो जाएगा 1/20। 1/20 हो रहा है यानी v का मान 20 आ रहा है, तो 20 सेंटीमीटर तो उधर है और v और 40 सेंटीमीटर इधर, दोनों जुड़ जाएगा बच्चों, और आंसर आएगा अपना 60 सेंटीमीटर। तो देख सकते हैं आपका ये आंसर जो है 33 नंबर क्वेश्चन का 60 आया, मतलब ख नंबर ऑप्शन आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट है 35, निर्देशांक चिन्ह प्रॉपर्टी में सभी दूरियां कहां से मापी जाती है। हालांकि निर्देशांक चिन्ह का मतलब ये है कि हम दर्पण के लिए पढ़ रहे हैं, तो दर्पण के लिए जितनी भी दूरियां मापी जाती है वह ध्रुव से मापी जाती है। इसमें वक्रता केंद्र से दिया हुआ है, फोकस से दिया हुआ है, शून्य से दिया हुआ है, अनंत से दिया हुआ है। अगर इसी शून्य को हम लोग ध्रुव मान ले तो ध्रुव से होगा, आंसर ग ध्रुव से होगा बच्चों, ध्रुव से मापी जाती है सारी दूरियां। निर्देशांक चिन्ह प्रॉपर्टी के अनुसार दर्पण सूत्र क्या होगा। केवल दर्पण सूत्र आप लोग को याद रखना है विद्यार्थी, केवल दर्पण सूत्र आप याद रखते हैं, इससे ही आपका काम हो जाता है। यहाँ पर देख लीजिए थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक था इसलिए काटा हुआ है। ऑप्शन नंबर 1 ये है 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u माइनस 1/v, ये गलत है, ये नहीं होता है, ये दर्पण सूत्र नहीं है। ये आपका 1/a बराबर 1/v माइनस 1/u, ये भी नहीं होगा, ये लेंस सूत्र में होता है। 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u, ये आंसर सही है और आपका आंसर ग हो जाएगा सही। नेक्स्ट है दंत विशेषज्ञ मरीजों के दांतों को बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए किस दर्पण का उपयोग करते हैं। जो दंत चिकित्सक होते हैं वह अपने यहाँ पे जो है अवतल दर्पण लगा लेते हैं और लाइट को उसके दांत तक फोकस करवा देते हैं, क्योंकि अवतल दर्पण में समांतर आती हुई किरणें एक जगह पे फोकस हो जाती है, इसीलिए ये अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। ऑप्शन हो गया आपका ए। नेक्स्ट है बच्चों पतले लेंस की आवर्धन क्षमता क्या होती है। लेंस पतला रहेगा तो कम होगा क्षमता, मोटा रहेगा तो अधिक होगा क्षमता। तो देख लीजिए आ ही गया, मोटे लेंस की आवर्धन क्षमता क्या होगी तो अधिक होगी। चलिए नेक्स्ट देख लीजिए, किसी उत्तल लेंस का फोकसांतर 50 सेंटीमीटर है तो उसकी क्षमता क्या होगी। तो इसके लिए एक फॉर्मूला होता है बच्चों 1/f, p बराबर, p को क्षमता कहते हैं पावर 1/f, जहां f मीटर में होनी चाहिए तो मीटर में होनी चाहिए, तो आपको उस हिसाब से 50 सेंटीमीटर को जब मीटर में चेंज करेंगे तो 2 होगा और ये चेंज हो जाएगा p, तो ऊपर जाएगा ये 2। 1/f f को चेंज करेंगे, यहाँ p तो दिया हुआ है 1/f बराबर मेरा रहा है 1/2, f जब सीधा होगा तो ये 2, और यहाँ पर लेंस उत्तल होगा इसलिए प्लस में आएगा, +2 आंसर होगा, यानी इसका ऑप्शन डी नंबर सही है। लेंस की क्षमता का फॉर्मूला होता है p बराबर 1/f, जहां f जो है मीटर में होनी चाहिए। प्रकाश की किरणों के समूह को कहते हैं, ये सबसे फर्स्ट नंबर चैप्टर में फर्स्ट ही पेज में पढ़ना है बच्चों कि किरणों को समूह को किरण पुंज कहते हैं, बस ये एक डिफिनेशन सा है, कुछ नहीं है। और उसी तरह से उत्तल लेंस की क्षमता होती है, अभी जस्ट बताया था उत्तल लेंस धनात्मक होगा और अवतल लेंस ऋणात्मक होगा। तो अवतल लेंस की क्षमता ये भी आ गया है बच्चों क्वेश्चन आप लोग का, इसकी क्षमता ऋणात्मक होगी, तो ये भी हो गया। और नेक्स्ट है उत्तल लेंस को कहते हैं, कैसा लेंस कहेंगे, उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहा जाता है, क्योंकि यह सभी किरणों को एक जगह पर अवसरित करता है। और नेक्स्ट है बच्चों आप लोगों का
अवतल लेंस को कहते हैं। अवतल लेंस को अपसारी कहेंगे, जब उसको अभिसारी कहे थे तो इसको अपसारी कहा जाता है, क्योंकि ये सभी किरणों को एक बिंदु पर अपसरित कर देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर देखा जाए तो लेंस की क्षमता का SI मात्रक, देखो बच्चों ऐसे तो मीटर इनवर्स, SI मात्रक इसका मीटर इनवर्स होगा, क्योंकि मैंने जो अभी फॉर्मूला बताया था 1/8, तो एक जो है मीटर में जब रहेगा तो मीटर जब ऊपर जाएगा तो मीटर इनवर्स होना चाहिए था। लेकिन अगर इसका कहा जाए तो प्रसिद्ध मात्रक जो है डायरेक्टर मापा जाता है। मीटर इनवर्स को ही दूसरा नाम डायरेक्टर कह सकते हैं, डायरेक्टर का दूसरा नाम मीटर इनवर्स कह सकते हैं। नेक्स्ट है प्रकाश की किरणों का पथ दर्शाने वाले चित्रों को क्या कहा जाता है। प्रकाश के जो चलने की रास्ता है उसको हम लोग ऐसे तीर चिन्ह से दिखाते हैं और इसे किरण आरेख कहते हैं। तो आपका 46 नंबर क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। अब है 47 क्षमता वाले लेंस। 2D क्षमता, अभी जस्ट आंसर लेकर के आए थे बच्चों। 2D क्षमता वाले लेंस का फोकसांतर तो आप आराम से आंख बंद करके भी बता सकते हैं 50 सेंटीमीटर, अभी जस्ट बना के दिखाया था। 50 सेंटीमीटर का जो लेंस था उसका क्षमता 2D आया था, इसीलिए इसका फोकस तो 50 होगा ही होगा। प्रकाश की किरण गमन करती है, तो ये तो आप कोई भी बच्चा जो प्रकाश का परावर्तन अपवर्तन पढ़ा है वो जानता है कि यह सीधी रेखा में गमन करती है। और प्रकाश का वेग न्यूनतम किस में होता है, कम किस में होगा। हाँ, प्रकाश का वेग सबसे अधिक बेटा इसमें होता है निर्वात में। 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड कहे या 3 × 10⁸ किलोमीटर पर सेकंड कहे या 3 लाख किलोमीटर कह सकता है बच्चों, निर्वात में होता है। लेकिन सबसे कम किस में होता है, कांच में होगा। निर्वात से कम वायु में, वायु से कम जल में और जल से कम कांच में होगा। तो नेक्स्ट है 49 नंबर क्वेश्चन खत्म हो गया। लास्ट क्वेश्चन का जवाब आप लोग कमेंट में देंगे। मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है। बच्चों इसमें कंफ्यूजन हो सकता है, इसलिए मैं इसका आंसर अभी आपको बता देता हूं। मैंने सोचा था आप लोग से इसका जवाब लूं, लेकिन यह क्वेश्चन कुछ ऐसा है कि बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। चालक के सामने, चालक के जो साइड मिरर होता है, गाड़ी के साइड मिरर के रूप में जो दर्पण लगा होता है वो उत्तल दर्पण होता है। लेकिन यहां कह रहा है चालक के सामने, जहां ड्राइवर बैठता है ठीक उसके सामने जो दर्पण लगा रहता है वह समतल दर्पण होता है। पीछे के यात्रियों को देखने के लिए कौन क्या कर रहा है, कभी अगर जरूरत पड़ गई तो। ऐसे साइड मिरर के रूप में जो दर्पण में पीछे से आती हुई गाड़ियों के देखने के लिए जो दर्पण लगा होता है ड्राइवर के सामने, वो होता है उत्तल दर्पण में जाती है, इसलिए कंफ्यूज मत करना। अगर चालक के सामने कह रहा है तो समतल दर्पण होगा। और आज का सेशन खत्म होता है। यदि आप लोग का प्यार, आप लोग का सपोर्ट बना रहा तो मैं प्रत्येक विषय के प्रत्येक चैप्टर से ऐसे ही महत्वपूर्ण प्रश्नों का 50 प्रश्न लेकर डेली आप लोग को आता रहूंगा। मेरा अभी फिलहाल 3 सेशन स्टार्ट है, भौतिक, रसायन और जीव विज्ञान। इनका तीनों सेशन आप लोग को दिन में मिल जाएगा। सुबह आप लोग को रसायन शास्त्र, दोपहर में जीव विज्ञान और शाम में भौतिक शास्त्र का हम मेरे चैनल पे इस 50 क्वेश्चन का सीरीज जो है मिलते रहेगा। अगर आप लोग का सपोर्ट रहा तो मैं इन सब का डिटेल में वीडियो भी बना दूंगा बच्चों, और बहुत अच्छे से इन सब चैप्टर को मैं समझा दूंगा। केवल साइंस ही नहीं, हर एक विषय का मैं आप लोगों का इस प्रकार का क्वेश्चन लेकर आते रहूंगा। इसलिए मेरे इस वीडियो को देखकर आप लोग जो लाभ ले सकते हैं वो लीजिए और अपने भाई बहनों तक इसे शेयर करें और अपने इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब भी करते रहें। तो जय हिंद, जय भारत।